जी हम आपको सुना देते हैं। आपको मुझे लगता है कुछ कुछ वर्ड्स जो समझ आ जाएंगे हाँ बीच में से। भाई दिस थिंग हैज रियली लिंगर्ड ऑन बट व्हाट टू डू, यू कांट रियली टेक सो मेनी डेज आई मीन ऑफ कोर्स ऑफ। अच्छा जनाब, आज कनाडा ने बड़ा सख्त किस्म का, फिर से कनाडा ले ही रहा है सख्त वैसे रशिया के खिलाफ। आज उन्होंने कहा उनका बड़ा जो मेन एक रशियन ओलिगार्क है ना, जो कि बहुत क्लोज है इनसे, पुतिन साहब से, तो उनके बारे में आज हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एंजेलिना जोली साहिबा, नहीं एंजेलिना जोली नहीं, उनका नाम मेलेनी जोली है, उन्होंने कहा है जी कि इनके खिलाफ हम बड़ा सख्त एक्शन लेने वाले हैं। इनका जो आपको पता ही है कि इनका नाम है रोमन अब्रामोविच, वो जो हमारी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, उनको नज़र में आएगा। और वो कह रहे हैं कि इनके जो 26 मिलियन US डॉलर्स यहाँ पे हैं, उनको हम फ्रीज करके वो सारा पैसा जो है हम लगाएंगे, डाइवर्ट करेंगे यूक्रेन की तरफ। अच्छा, ये फर्स्ट G7 कंट्री है कनाडा जो कि ये करने लगा है। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर ये पास हो जाता है लॉ, तो ये कोई भी कंट्री इन द वर्ल्ड ये ऐसे कर सकेगा कि किसी दूसरे का पैसा किसी दूसरी कंट्री की तरफ डाइवर्ट करे। सो दिस इज़ अ ह्यूज न्यूज़। और आज इस चीज़ के ऊपर जो जैसे दुनिया में काफ़ी आंखें खड़ी हैं कि हाउ इज़ कनाडा अमेंडिंग द लॉज। आज ना हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है क्रिस्टिया फ्रीलैंड, वो ओंटारियो के जो एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे स्टीफन लेचर साहब, उनके साथ ही यहाँ पे उन्होंने आज अनाउंस किया है कि ओंटारियो में कितने जो अर्ली लर्निंग सेंटर्स हैं उसमें $10 पर डे का ये कर सकेंगे। कनाडा में इन्होंने ओंटारियो में कहा था कि 53,000 को हम कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने वैसे कहा था कि 86,000 जो है ये अर्ली लर्निंग और चाइल्ड केयर सिस्टम्स उनमें ऑफर किया जाएगा। आज की जो लिस्ट अनाउंस की गई है उसमें उन्होंने कहा जी कि 53,000 अफोर्डेबल एंड लाइसेंस्ड चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं जहाँ पे कि आप पेरेंट्स अपने बच्चों को $10 पर डे पे लेके जा सकते हैं। तो ये आज की बहुत मेजर अनाउंसमेंट यहाँ पे ओंटारियो में समझी जा रही है। और मोहम्मद शफी ने भी आपको बताया है कि जो पुलिस चीफ थे टोरंटो के, जेम्स रेमर, जो आज हमारे पास भी कुछ अर्सा पहले यहाँ पे आए थे, 42 ईयर्स मजद भाई उन्होंने सर्व किया टोरंटो पुलिस में, वो आज जो है वो उनको आज खुदा हाफिज कहा गया है। हालांकि उनकी जो टर्म थी वो एंड ऑफ द ईयर तक थी। तो इनकी जगह के ऊपर न्यू चीफ जो है मायरॉन डेमक्यू, उन्होंने आज लिया है, ही हैज़ बिन स्वर्न इन एज द न्यू टोरंटो पुलिस चीफ। और ये इन्होंने जो जेम्स रेमर ने उस वक्त अपने चार्ज संभाले थे जब मार्क सॉन्डर्स ने अगस्त 2020 में अनाउंस किया था कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं। तो अभी इनको जो है थोड़े उसमें थे, ट्रांजिशन पीरियड में थे, लेकिन आज जो है इनकी स्वेरिंग हुई नहीं। और इसी वक्त में आज ही यानी कि जो जेम्स रेमर साहब थे उनको भी खुदा हाफिज कहा गया। तो बड़ी ज़बरदस्त रंगारंग जो थी वो थी सेरेमनी थी। अच्छा जनाब, यूके के अंदर जो उनका हाई कोर्ट है यूके का, उसने कहा है कि हम अब बहुत सारे जो लोग जो रेफ्यूजीज आए थे रवांडा से, उन सबको हम अब वापस भेज रहे हैं। इसके ऊपर आज बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई जो है वो खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा आप ये रेसिज्म कर रहे हैं। अच्छा, हाई कोर्ट ने कहा है कि नहीं, हमने ये जो फैसला दिया है बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द लॉ दिया है, और ये सब लोग जो है रवांडा से आए थे इलीगली वापस जाएंगे। लेकिन हाँ, जो हमारी होम मिनिस्ट्री थी उसने केस टू केस बेसिस में भी काम नहीं किया। तो हर केस जो था वो हो सकता था, खास तौर पे जो होम सेक्रेटरी हैं उनको आज हाई कोर्ट ने काफ़ी खींचा। उन्होंने कहा जी कि ये इनको केस टू केस बेसिस पे देखना चाहिए था। हमारे पास तो जो शिकायतें आई हैं उसके ऊपर अमल करते हुए हमने कहा जी कि अकॉर्डिंग टू लॉ इन तमाम असाइलम सीकर्स को वापस भेजा जाए। भला जो लोग हैं यूके के अंदर एक्टिविस्ट, वो कह रहे हैं कि हो सकता है बहुत सारे लोगों को रवांडा लेने से इनकार कर दे, तो उनको फिर वापस या तो यूके में आना पड़े या फिर वो किसी थर्ड कंट्री में रेफ्यूजी स्टेटस जो है वो लेंगे। तो कनेडा जिंदाबाद, जस्टिन ट्रूडो साहब कहेंगे आ जाओ सर मेरे को ठीक है जी, ऐसे। अच्छा जी, आज पुतिन साहब जो है अचानक से बेलारूस में पहुंच गए हैं। ये जो था पहले ये इनका ट्रिप बहुत ज़्यादा ये प्लान नहीं था, ये अचानक आज मिन्स्क में पहुंचे हैं। वहाँ पे पहुंचे, देखा जा रहा था कि अपने तैयारे से उतरे हैं और आसपास तो सारी वहाँ पे बर्फ़ थी, लेकिन उनके लिए रेड कारपेट डाली गई थी। और ये मिल रहे हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको के। ज़ाहिर है कि इसके ऊपर यूक्रेन ने बहुत ज़्यादा एतराज़ किया है। यूक्रेन के जो जॉइंट फोर्सेस के कमांडर हैं सरिया नेयव, उन्होंने कहा जी कि ये और अब साजिशें करेंगे हमारे खिलाफ कि कैसे और एग्रेशन दिखानी है यूक्रेन के खिलाफ। लेकिन जो क्रेमलाइन और बोथ ये जो है बेलारूस भी, दोनों ने कहा है कि नहीं, हम कोई आपके खिलाफ साजिश नहीं कर रहे हैं, हम जो और सिक्योरिटी मैटर्स हैं और मिलिट्री इश्यूज जो है उनको हम आगे लेके जा रहे हैं। तो इसलिए
CNN ने आज अनाउंस किया जी, और उन्होंने बताया है कि हवाईन एयरलाइंस जो है, हालांकि होता नहीं है ऐसे कभी बहुत ज़्यादा, हवाईन एयरलाइंस फीनिक्स से होनोलुलु जा रही थी, तो उसके अंदर काफ़ी टर्बुलेंस पैदा हो गई। उस टर्बुलेंस की वजह से 11 लोग जो है सीरियसली इंजर हुए माजिद भाई, सीरियसली इंजर हुए। हुआ क्या है कि जिस वक्त वो टर्बुलेंस हुई तो वो इतनी ज़्यादा टर्बुलेंस हुई कि लोगों के सिर जो है वो लग रहे थे आगे सीट के साथ, नीचे गिर रहे थे बेल्ट से, इस तरह करके, तो काफ़ी सीरियस जो है 20 लोगों को तकरीबन वो कहते हैं जी कि हॉस्पिटल लाया गया था, और उसमें से काफ़ी सारे लोग जो थे सीरियस थे। लेकिन ये कीपिंग इन व्यू के इस जहाज़ के अंदर 278 पैसेंजर्स थे माजिद भाई, और 10 जो थे क्रू मेंबर्स थे। एयरलाइन ने कहा ऐसे होता नहीं है कभी, ये बहुत ही अनयूजुअल है, लेकिन आज ये हुआ है, तो उसके लिए अब फाइंड आउट किया जा रहा है कि भाई ये क्यों ऐसी टर्बुलेंस हुई, और लोग जो है क्या उन्होंने बेल्टें नहीं पहनी हुई थी कि क्या चक्कर था, क्यों वो इतना ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। तो बहरहाल 278 में से 11 लोग बहुत ज़ख्मी हुए हैं। रॉयटर्स की आज एक रिपोर्ट है जी, और इसके मुताबिक यूक्रेन जो है कुछ ज़्यादा ही भड़का हुआ है आजकल ना, वो उसके ऊपर भी भड़का हुआ है। पुतिन साहब बेलारूस क्यों गए हैं अब जो है जी, आपको पता ही है कि फॉर्मर US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे हेनरी किसिंजर, उनके ऊपर जी आज यूक्रेन बहुत ज़्यादा भड़क गया है। आपको पता ही है कि ये हेनरी किसिंजर साहब जो थे प्रेसिडेंट निक्सन के साथ इन्होंने काम किया था, और उसके बाद जो है इन्होंने जेरल्ड फोर्ड के साथ भी काम किया था। इन्होंने क्या कहा है जी, इनकी मुलाकातें जो है पुतिन साहब के साथ काफ़ी रही हैं। तो हेनरी किसिंजर का कहना था कि हमको पुतिन साहब को बिल्कुल भी दीवार के साथ नहीं लगाना चाहिए, उनके साथ यूक्रेन को दोस्ती बनानी चाहिए और उनके साथ नेगोशिएशंस की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, अब जब ये उन्होंने कहा है तो यूक्रेन उसके ऊपर भड़क गया है। यूक्रेन कहता है भाई आप किस तरह, हेनरी किसिंजर साहब आपको सिनेरियो ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं है कि मसले क्या हैं, आप ये बीच में क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, आप जितना मर्जी ये रेटरिक जो है वो हाई कर लें कि ये रशिया जो है वॉर अपना लूज़ कर रहा है, वो लूज़ बिल्कुल नहीं कर रहा, और वो जो है अभी तक पूरी अपनी फोर्स से आया नहीं है, तो इसलिए आपके लिए बेहतर है कि आप उनके साथ बैठें। यूक्रेन को उन्होंने कहा है कि आप उनके साथ बैठें और आप अपनी उनके साथ दोस्ती बनाएं। अच्छा, इससे पहले भी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस में हुआ था अभी मई में, उसमें भी इन्होंने एक मशवरा दिया था यूक्रेन को। उन्होंने कहा कि अगर रशिया ने क्रीमिया का इलाका ले भी लिया है तो भी अब उसके ऊपर आप वबाल ज़्यादा ना खड़ा करें, आप चुप करके उनके साथ दोस्ती बनाएं, और आप उनके साथ, क्योंकि आप उनके नेबरहुड में आप करें। उस वक्त भी यूक्रेन ने बड़ा शोर मचाया था, और आज भी जब उन्होंने कहा है कि आपको दोस्ती करने की उनके साथ ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने रशिया का भी पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी हम रशिया का जो वर्ल्ड में जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको भी हम बिल्कुल ज़ीरो नहीं कर सकते, तो उसको देखते हुए आप रशिया के साथ बैठें, वरना ये चीज़ें जो है और ज़्यादा एक्सेलरेट कर जाएंगी, आप टॉक्स की तरफ जाएं। बहरहाल जी इसके ऊपर ज़्यादा लोगों ने Henry Kissinger, even though he's not in the government right now, still is a voice to be reckoned, and he is still one of the most powerful men in the world. थिंक टैंक में उनको डाला जाता है ना, थिंक टैंक में। आपको पता है हेनरी किसिंजर साहब ने पूरा नक्शा बनाया था एक ज़माने में कि किस तरह वो चाहते हैं कि अमेरिका जो है मिडिल ईस्ट का नक्शा बदले, तो मतलब है उनको समझा जाता है कि काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग है वो। तो उन्होंने आज यूक्रेन को कहा है कि आप दोस्ती बनाएं, रशिया के साथ बैठ के टॉक्स करें और लड़ाई की तरफ ज़्यादा ना जाएं। अच्छा जी, इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, आज वो पाकिस्तान पे नहीं थे भड़के हुए, आज वो राहुल गांधी के ऊपर भड़के हुए थे, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि रिसेंटली जो यहाँ पे जो तवांग का एरिया था जहाँ पे इनकी झड़पें हुई हैं इंडिया और चाइना की, उसके ऊपर राहुल गांधी ने कह दिया कि हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी काफ़ी पिटाई की हिंदुस्तान ने। अच्छा, इसके ऊपर जो है एस जयशंकर साहब बड़ा भड़क गए। उन्होंने कहा कि यांगजी जो अरुणाचल के प्रदेश में है वहाँ पे हमारे फौजी खड़े हुए और रशिया और चाइना का बड़ा ज़ोर से जवाब दे रहे हैं, तो आप अपने जवानों के बारे में ऐसे लफ्ज़ नहीं यूज़ कर सकते, ये लफ्ज़ जो है बहुत ही इनअप्रोप्रिएट है। आप नहीं कह सकते मेरा जवान जो है उसकी पिटाई हुई है, पिटाई का वर्ड आप नहीं यूज़ कर सकते। तो काफ़ी फिर वहाँ पे जो है हीटेड आर्ग्यूमेंट्स चलते रहे इनके, वहाँ पे लोकसभा के अंदर जो है बात जो थी वो हो रही थी। पाकिस्तान के जो एक्स आर्मी चीफ थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब, उनसे रिलेटेड कुछ बड़े क्लोज जो सोर्सेज हैं, उन्होंने आज मीडिया के एक सेक्शन से बात की है, और उन्होंने कहा जी कि ये जो बेतहाशा ब्लेम जनरल बाजवा साहब को दिया जा रहा है कि जी सारा कुछ जो है इन्हीं का कसूर है और इमरान खान का कोई कसूर नहीं है, उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इमरान खान साहब जो है वो कंट्रोल करना चाहते थे नैब को भी, वो अपोनेंट्स को पकड़ना चाहते थे, उनको जेलों में डालना चाहते थे, और जनरल बाजवा के ऊपर भी जोर डालते थे कि आप भी
इनके ऊपर जो है जोर डाले, जैसे कि आप भी इनके खिलाफ जो है वो एक्शन लें, जैसे कि वो एक्स DG FIA बशीर मेनन को कहते थे कि तुम भी अपोनेंट्स को पकड़ो, इनको जेलों में डालो। तो कहते हैं जब जनरल बाजवा साहब ने उनसे पूछा कि भाई आप ये ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप मेरे से ऐसा करवाना चाहते हैं तो आप मुझे ये सारा कुछ लिख के दें, अगर आप लिख के नहीं देंगे तो मैं नहीं करूँगा। वो कहते हैं जी इमरान खान साहब ने लिखने में उनको कुछ नहीं दिया, वैसे ही ओरली उनको बोला कि भाई आप ये ऐसा करते हैं। अच्छा, जब उन्होंने पूछा कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि मैं ऐसा क्यों करूँ, तो कहते हैं जी उन्होंने इमरान खान साहब ने जनरल मुशर्रफ जो है उसकी मिसाल दे दी। उन्होंने कहा जी जनरल मुशर्रफ साहब ने भी तो अपने अपोनेंट्स जो हैं उनको बड़ी सज़ाएं दी थी। तो जनरल बाजवा कहते हैं, वो सोर्सेज कहते हैं कि जनरल बाजवा ने कहा कि मुशर्रफ साहब तो जो थे वो तो डिक्टेटर थे, तो उन्होंने कहा ठीक है आप भी वही रोल प्ले करो, राइट। तो ये अब इस तरह की कुछ मिली जुली हरकतें बातें जो है वो सामने आई हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन बहरहाल आज बहुत बड़ा जो है बहुत बड़े खुलासे हुए हैं आज मीडिया के कुछ सेक्शन में, जहाँ पे कि ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। इसके अलावा जी बलूचिस्तान का जो खुजदार का जो सिटी है वहाँ पे आज फिर से एक दफ़ा ब्लास्ट हुआ है, उसमें 13 लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंजर हो गए हैं। ये उमर फारूक जो है इंटरसेक्शन वहाँ पे हुआ है, और टीचिंग हॉस्पिटल जो कोयटा में है वहाँ पे ये सारे इंजर्ड को लेकर गए हैं। एक दफ़ा से फिर पुलिस जो है वहाँ की उसने सारे एरिया को वो कॉर्डन ऑफ किया और उन्होंने कहा जी कि हम इन्वेस्टिगेशन अब कर रहे हैं। बस यही बलूचिस्तान में इनकी इन्वेस्टिगेशन ही जो है वो चलती रहेंगी। पंजाब के जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने आज उनकी भी आज काफ़ी जो है हीटेड आर्ग्यूमेंट जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ रही, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कह दिया जी कि उस्मान बुज़दार साहब तो पंजाब का बेड़ा गर्क करके चला गया है और मैं तो उसको फिक्स करने में मुझे तो और ये जो है टाइम लगेगा। हालांकि 4 महीने गुजर गए, मैंने बड़ा हार्ड वर्क किया है उन चीज़ों को फिक्स करने के लिए, तो मुझे भी और भी टाइम लगेगा। और जब उनसे पूछा गया कि भाई आप ये जो अलायंस के खिलाफ बातें कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी मैं खिलाफ नहीं बातें कर रहा, अलायंस जब होती है मल्टी पार्टी तो उसके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। अच्छा, इसके ऊपर एतराज़ करते हुए उस्मान बुज़दार साहब ने कहा जी कि मुझे भी आपके बारे में बड़ी बातें पता हैं, लेकिन मेरा ये तरीका कार नहीं है कि मैं बाहर आके मीडिया में या पब्लिक के सामने आपके या किसी के भी खिलाफ बोलूँ, और ये जो आप बातें और हरकतें कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह के जैसे आप PTI जो पार्टी है उसके खिलाफ कर रहे हैं, तो आपको ये करनी नहीं चाहिए। मैं अपना मुंह नहीं खोलता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी आपके दिल में आएगा आप कहे, इट्स नॉट राइट। तो ये आज जो है काफ़ी वहाँ पे रही। अच्छा जनाब, आपको पता ही है कि 15 जनवरी से नेक्स्ट ईयर 2023 में होने वाले हैं जनरल बॉडी के इलेक्शंस कराची में। उसके लिए PTI के जो लीडर हैं खुर्रम शेर जमान, उनको आज जो है नॉमिनेट किया गया है कराची के मेयर के लिए। इसके अलावा PTI ने जो अपनी स्ट्रैटेजी भी पूरी बनाई है कराची और हैदराबाद डिवीजन्स के लिए। अली जैदी जो है वो PTI के इलेक्शन सेल के हेड होंगे जिन में। बिलाल गफ़ार जो है वो कराची के लोकल मैटर्स को देखेंगे। फिरदौस शमीम नकवी जो है वो इलेक्शन सेल जो है उसकी इंचार्ज रहेंगी। हिंदुस्तान के एक फिल्म मेकर है, उनका नाम है जी सैयद अख्तर मिर्ज़ा। आज ये एक इंटरव्यू दे रहे थे द इंडियन एक्सप्रेस को, और इन्होंने भी आज बहुत ज़्यादा हिट किया है द कश्मीर फाइल्स के ऊपर। आपको पता ही है कि इन्होंने बड़ी अमेजिंग फिल्म्स बनाई हैं, मोहन जोशी हाजिर हो और एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है एंड ऑल दैट। काफ़ी TV प्लेज और भी शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई हैं। वो इंडियन एक्सप्रेस को आज दे रहे थे एक इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा है, उन्होंने बड़े सख्त वर्ड्स यूज़ किए हैं। उन्होंने कहा कि विवेक अग्निहोत्री की जो फिल्म थी द कश्मीर फाइल्स इट्स अ गार्बेज। लेकिन उन्होंने कहा कि क्या कश्मीरी पंडितों के मसले गार्बेज है? नहीं। लेकिन वो कहते हैं जी आप साइड्स नहीं ले सकते जब आप फिल्म होते हैं, आपने सिर्फ एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स दिखाया है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि मुसलमान भी कश्मीर में बहुत ज़्यादा उन्होंने भी सफ़र किया है, तो उनके बारे में भी दिखाना जो है बहुत ज़रूरी है। तो ये इस तरह की गार्बेज फिल्में बना के आप बिला वजह का जो है गलत साइड लेके गलत चीज़ें जो है उसको प्रमोट नहीं कर सकते। तो अब इसके ऊपर बड़ा रिएक्शन इनके ऊपर आया, क्योंकि आपको पता ही है कि कश्मीर फाइल जो है इस साल की हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा बॉलीवुड की कमाने वाली फिल्म थी। तो उन्होंने कहा कि अगर इतनी गार्बेज थी तो फिर इतना कमाया कैसे उसने। बहरहाल जी इसके ऊपर है। अच्छा जनाब, एक्सक्यूज मी, टॉम क्रूज साहब, आपको पता ही है कि टॉम क्रूज साहब अजीब अजीब वो हरकतें, बड़े स्टंट्स वगैरह करते रहते हैं। तो आज भी उन्होंने जो ये स्टंट्स इन्होंने पहले तो सबसे पहले टॉप गन वाले जो है उनका ऑफिशियल अकाउंट और पैरामाउंट पिक्चर्स जो कि इनकी फिल्म्स बनाते हैं ये सारी मिशन इम्पॉसिबल, तो उसकी इन्होंने एक वीडियो की जिसको कि बाद में फिर टॉम क्रूज साहब ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर शेयर किया। और ये देखा जा रहा है कि ये एक जहाज़ है, जहाज़ से
वहाँ पे बैठे हुए हैं और उसमें से बड़े हाई एल्टीट्यूड से पैराशूट लेके बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो है मैं फिल्मिंग कर रहा हूँ मिशन इम्पॉसिबल 7 के लिए साउथ अफ्रीका में, और ये जो है इसका डेड रेकनिंग पार्ट 1 और 2। तो मैं ऐसे नहीं चाहता था कि ईयर जो है वो ऐसे ही एंड हो जाए। तो ना सिर्फ ये स्टंट के साथ मैं आपका कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपका थैंक यू बोलता हूँ कि आप हमेशा से जो है मेरी फिल्मों को सपोर्ट करते हैं और थिएटर्स में आते हैं। ठीक है जी। एंड जनाब फीफा वर्ल्ड कप में जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई वैसे मैं आपको बताऊं अमेजिंग कि आई जस्ट वांट टू रिपीट इट कि फीफा का आज तक जी 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 ये देखें जनाब कि ना ही ऐसा टूर्नामेंट उन्होंने कभी करवाया है और ना ही करवा सकेंगे। इतना पैसे नहीं कभी किसी ने खर्च किया ना। एक सजेशन मैं दे रहा हूँ उनको फीफा वालों को जी जी कि अगर आपने इसी का मुकाबला करवाना है तो आपने या तो सऊदी अरब को या दुबई को आपने देना होगा। तो वो इसके मुकाबले में कुछ हो सकता है करें, मगर यहाँ तक पहुँच नहीं सकते क्योंकि इन्होंने जो कर दिखाया ना, दिस इज अमेजिंग। ये जो आप सजेशंस दे रहे हैं ना, आपके ही कुछ जो 770 के कुछ प्रोड्यूसर है ना, उनको हार्ट अटैक्स आने लगेंगे क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि कतर में ये वर्ल्ड कप कैसे नहीं, क्योंकि कतर में जो चाहे ओपनिंग सेरेमनी देख लें आप, चाहे आप क्लोजिंग सेरेमनी देख लें, पूरा गेम पीसफुल हुआ, सिक्योरिटी और इसके साथ साथ जो इंडिविजुअल गेम्स देख लें आप, जी 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 जितनी अपसेट्स हुई इसके अंदर, अमेजिंग। यानी अर्जेंटीना जिसने वर्ल्ड कप जीता है उसको हराया किसने? माजिद भाई सऊदी अरेबिया ने हराया था। मैं आपको बताऊं कि जितनी प्रोडक्शंस पूरे थ्रू आउट द मैचेस, नॉट द सेमीफाइनल एंड फाइनल, इसको छोड़ के जितनी मैचेस शाजिया जी ने जिस चीज को पिक किया था कि सारे हार गए इनके, तो मैं कहता हूँ कि ये तो दिस वाज एन अमेजिंग 64 मैचेस 172 गोल्स 64 मैचेस में 60 मैचेस ऐसे थे जिसमें शाजिया जी गलत थी और आखिरी के चार मैचेस में ये सही निकले। तो चलो सही है, फाइनल उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था, सेमीफाइनल भी प्रेडिक्ट किया इन्होंने, नो प्रॉब्लम। मगर इससे पहले 64 मैचेस जितने हुए थे वो सारे गलत थे। और ये जो गोल्स हुए हैं 174 गोल इज द रिकॉर्ड। 172 is a record. Yes, that's right. यहाँ पर जो है ये एक record था. Yes. I mean, doesn't matter which way you want to look at it. Yeah. Amazing. Nobody, no other nation can do this. Just like when we go for Hajj and we see the enormity of the event, then only we realize कि अपने घरों में बैठ के हम सऊदी के खिलाफ बातें करते रहते हैं, but only Saudi can organize Hajj. Nobody else in the world can do it. हम तो यहाँ पर आप ये देखें कि टोरंटो ब्लू जेज का गेम होता है and 50,000 people shows up there, उनको करने के लिए कंट्रोल करने के लिए क्राउड को बाहर निकालना और ट्रैफिक जैम वगैरह, अमेजिंग। वहाँ we are talking millions of people and all the millions of people going to 3 or 4 different places at the same time. एंड ये नहीं है कि वो थकेले बकवास किस्म के होटल्स उन्होंने खोले हुए हैं, ऑल टॉप क्लास 5-star होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन टॉप क्लास, सड़कें टॉप क्लास, ये कनाडा की तरह सिस्टम भी कह देना है वो वैसे। हाँ, वो ट्रेन से तो अब ये नहीं है कि खड्डे हैं, खड्डों में ऐसे बस जा रही है, एब्सोल्युटली। तो इसलिए जो ये इंतजाम कर सकते हैं ना अरब कंट्रीज, माजिद भाई, द विजन दैट दे हैव, the way they organize things and see, that is absolutely stunning. इसलिए कि ऑर्डिनरी के ऊपर उनकी नजर नहीं है, उनकी हमेशा से नजर जो होती है टॉप के ऊपर, द बेस्ट में होती है, द बेस्ट। अगर आपने बना दिया एक बुर्ज खलीफा,
So I'm That going has to to do be it better the than, best. yeah. The best. Then in I'm the going to world. do another Arab country is going to say I'm going to make better than Burj Khalifa. Yeah, yeah. है ना? तो ये they सारी want to be चीज़ें। the best after best after best. हाँ So जी, this बिल्कुल is ठीक this is what they did, and congratulations to Qatar. अर्जेंटीना और कतर ऑल्सो। अच्छा जी, अर्जेंटीना ने ये तीसरी बार जीता था और जाहिर है कि इसके अंदर जो लायनल मेसी है उसका बड़ा काम था, लेकिन उसके अंदर जो बड़े अफसोस की बात थी वो एम्बापे जो थे उनके But he did अमेजिंग three- उसने भी इनको आगे पीछे इनके टू एंड फ्रो इनके चल रहे Golden थे। boot उसको मिला है। गोल्डन बूट उसको मिला है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको पता ही है कि हम बात कर मेसी को सिर्फ सारा वो नहीं दे सकते जो है क्रेडिट, बल्कि एमेलियो मार्टिनेज जो है इनका Yes. अर्जेंटीना का, जिस तरह से उसने ये गोल्स दो गोल्स बचाए हैं, वरना ये जो मैच था ये फ्रांस जो है वो जीत जाता, तो जहाँ पे मेसी का था। लेकिन हमारी जो फेवरेट टीम्स थी Golden hand उसको मिला है। तो जैसे कि गोल्डन ग्लव उसको मिला, जैसे कि पोर्चुगल का रोनाल्डो था वो जैसे कुछ नहीं कर सका तो लोगों के दिल बड़े टूटे हुए थे, लेकिन एम्बापे का भी दिल बड़ा टूटा हुआ था। Yes. तो अगर आप एंड पे देखें, अगर वो देखें ये देखें Yes. जो हमारा टीवी देख रहे हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है उनके पास मैक्रोन बैठे हुए हैं, और इसी तरह जो वहाँ पे आए हुए थे प्रिंस आए हुए थे, वो भी बड़ा गले लगा के इनको जो है समझा रहे थे, लेकिन जाहिर है कि ये बड़े अफसोस थे। अच्छा जी, बैक एट होम इन पाकिस्तान जो है एक सिर्फ 18 साल का बच्चा रेहान अहमद, उसने बड़ी पसूड़ी डाली हुई है। आपको पता ही है कि इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान के जो मैचेस हो रहे हैं वहाँ पे 2 मैचेस वो ऑलरेडी पिंडी के 47 रन से और मुल्तान का 26 रन से जीत चुके हैं। अब लगता है ये तीसरा मैच भी जो है ये जीतेंगे। ये बच्चा रेहान अहमद जो है इसने 5 for 48 लिए हैं, तो बस मुझे लगता है कि कल जो है ये जीत जाएंगे और क्लीन वाइट वॉश करेंगे इंग्लैंड जो है पाकिस्तान को। बाबर आजम साहब जो हैं वो अपने 1000 रन्स बनाने वाले 6th पाकिस्तानी जो है अब बन गए। इससे पहले यूनुस खान ने भी बनाए थे और यूसुफ ने भी बनाए थे, और इसके अलावा जो रूट जो है और उस्मान ख्वाजा और जॉनी बेयरस्टॉफ इन्होंने भी जो है वो बनाए हैं। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़, आज न्यूजीलैंड ने अपने 2 डिफरेंट जो है स्क्वाड्स अनाउंस किए हैं, एक पाकिस्तान के लिए और एक जो है वो इंडिया के लिए। ये दोनों अलग-अलग हैं और इसके अंदर इश सोडी लेकिन और बैटर हेनरी निकल्स जो है ये दोनों के अंदर नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया Thank आपका। you, एंड इसके साथ ही बस अब इतना टाइम रह गया मेरे पास कि मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहूँ। थैंक यू सो See you मच। tomorrow.